जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वीएफएस सेंटर में आपका प्रोसेस आपको क्या नॉर्मल तरीके से करना चाहिए, क्या आपको प्रीमियम सर्विस बाय करना चाहिए, ठीक है। और जो क्रोशिया की एम्बेसी की चेकलिस्ट है उसमें कोई अपडेट नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्रोशिया की अगर आपने फ़ाइल का प्रोसेस किया है किसी के भी थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू, आपके एजेंट के थ्रू, एसोसिएट्स के थ्रू, तो आपको भारत के अंदर आप अगर अपनी फ़ाइल का सबमिशन कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात यही है कि इंडिया में जो क्रोशिया के 6 वीएफएस सेंटर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें ना तो नॉर्थ का झंझट है ना साउथ का झंझट है। जैसे पोलैंड और हंगरी में होता है, साउथ और नॉर्थ दो जोन में बांटा गया है भारत को, तो ऐसा क्रोशिया की अगर आपने कंट्री के लिए फ़ाइल का प्रोसेस किया है वर्क परमिट के लिए, तो आप सभी मित्रों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडिया के अंदर 6 वीएफएस सेंटर हैं। तो इनका नाम मैं पहले बताना चाहूँगा, जो अल्फ़ाबेटिकल ही बताऊँगा। सबसे पहला सेंटर है बेंगलोर, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है दिल्ली, इसके बाद है हैदराबाद और कोलकाता, और आखिरी सेंटर है मुंबई। तो ये 6 वीएफएस सेंटर है। आपका जो भी वीएफएस सेंटर आपके नियरेस्ट हो तो आप वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक करिए, और जो वीएफएस के स्लॉट्स होते हैं इजीली मिल जाते हैं, इसमें कोई मारा मारी नहीं चलती। बस कुछ लोगों का एक होता है कि हमको केवल दिल्ली में सबमिशन करेंगे तो हमारा डिसीजन फास्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। आप किसी भी वीएफएस सेंटर में सबमिशन करिए भारत के अंदर, तो आपका जो टाइम प्रोसेस है, जो अभी के समय में आपको टाइम प्रोसेस भी बताऊंगा आगे चलकर इस वीडियो में, तो उतना ही लगना है। आप किसी भी वीएफएस सेंटर में आप चाहें तो अपनी फ़ाइल का सबमिशन करिए। तो अब मेन बात आती है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट लेते हैं। अगर आप क्रोशिया की फ़ाइल का सबमिशन कर रहे हैं भारत के अंदर, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की चेकलिस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है और सभी के पास होता है। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है पीसीसी विथ अपोस्टाइल, तो पीसीसी विथ अपोस्टाइल आपकी वैलिड होना चाहिए। तो कुछ केस में हमारे जो मित्र हैं जो नेपाल से हमारे भारत में सबमिशन करने आते हैं, श्रीलंका से करने आते हैं, या बांग्लादेश सिटीजनशिप वाले भी हमारे भारत में सबमिशन करने आते हैं, तो उनके साथ समस्या क्या आती है, उनको अपनी पीसीसी को लीगलाइज भी कराना पड़ता है, और वो भी वीएफएस के थ्रू उनकी पीसीसी एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है। हालांकि उसमें समय लगता है, वैसे तो 1 महीने के अंदर नॉर्मल प्रोसेस में पीसीसी लीगलाइज हो जाती है, कई बार 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है मित्रों, कुछ मित्रों का क्वेश्चन आएगा, क्वायरीज आएगी कि हम क्या जो हमारी पुरानी पीसीसी है, हाँ तो आप पुरानी पीसीसी जो लीगलाइज थी आपकी, भले आप नेपाली सिटीजन हो, बांग्लादेशी हो या श्रीलंकन हो, तो आपकी वही पीसीसी आपको सबमिट करना है। साथ ही साथ आपको जो आपने नई पीसीसी बनवाई हो और उसको आपने लीगलाइजेशन के लिए सबमिट किया हो वीएफएस सेंटर में, तो वो आपको रिसिप्ट लगाना है। तो उसके साथ ही आपका वीएफएस में फाइल का सबमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट इंक्लूड इसलिए किया है, बहुत सारी क्वायरीज हमारे पास ये आती थी कि हमारी जो दूसरी पीसीसी है, पहली पीसीसी एक्सपायर हो चुकी है, और जो दूसरी पीसीसी है वो हमने लीगलाइज करने के लिए वीएफएस सेंटर के थ्रू एम्बेसी को भेज दी है, बाकी वहाँ से हमारी पीसीसी लीगलाइज होकर नहीं आई है। तो क्या हम हमारा फाइल का सबमिशन कर सकते हैं नई पीसीसी को विदाउट लीगलाइज होके? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और आपकी पुरानी पीसीसी जो लीगलाइज थी उसका आप पीडीएफ उनको दीजिएगा और नई पीसीसी उनको दीजिएगा, तो आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा मित्रों। तो अब हम हमारे टॉपिक की ओर फिर से बढ़ते हैं कि जो वीएफएस सेंटर में हम जो तीसरा डॉक्यूमेंट लगता है, हमारा फ़ोटो होता है वाइट बैकग्राउंड का, जिसमें 80% फेस आना चाहिए और ये 80% शोल्डर आपका आना चाहिए। ऐसा मैं आपको आपको वीडियो में भी दिख रहा है, आपको ऐसा नो बॉर्डर वाला आपका जो फ़ोटो है, 2 फोटोग्राफ्स की नीड होती है, 3.5 बाय 4.5 mm, नो बॉर्डर, वाइट बैकग्राउंड, मेट फिनिश पेपर पे होना चाहिए, ठीक है मित्रों। जो अब इसके बाद जो आपका
चौथा डॉक्यूमेंट आता है आपका डी फॉर्म वीज़ा। आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, आप फिलअप कर सकते हैं तो फिलअप करिएगा, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर आपकी डी फॉर्म वीज़ा को आप फिल करवाइएगा। इसके बाद आपका जो पांचवा डॉक्यूमेंट आएगा मित्रों वो होगा आपका डमी टिकट। छठा आपका डॉक्यूमेंट आएगा जो रहेगा इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप कम से कम मिनिमम 2 मंथ का इंश्योरेंस लीजिए। कई मित्र क्या होते हैं 1 मंथ का इंश्योरेंस लगाते हैं तो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती है। कई बार क्या होता है हमारे मित्रों का बायोमेट्रिक प्रॉपर नहीं हो पाता, हालांकि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो बायोमेट्रिक के जो प्रॉपर नहीं हो पाता तो कई बार क्या होता है कुछ मित्रों को 1 मंथ के बाद, कुछ मित्रों को 2 मंथ के बाद, कुछ मित्रों को 3 मंथ बाद और किसी मित्र को 100 दिन के बाद री बायोमेट्रिक के लिए कॉल आता है, मेल आता है कि आपका जो आपने फिंगर किया था, सबमिशन किया था वो प्रॉपर नहीं आया था। तो उस केस में अगर आपने 1 मंथ का इंश्योरेंस लगाया है तो फिर आपको नया इंश्योरेंस देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऐसी गलतियां आप मत करिए। अगर आपका किसी एजेंट के थ्रू भी प्रोसेस हो रहा है, 90% तो देखिए सभी का एजेंट के थ्रू ही प्रोसेस होता है, मुझे मालूम है। तो आप अपने एजेंट्स को, एसोसिएट्स को या अपने फ्रेंड्स को या जिससे भी आप फाइल रेडी करवाते हैं तो उनसे ये कहिए आप मिनिमम 2 मंथ और मैं तो कहूँगा कि 3 से 4 महीने का आप इंश्योरेंस लगाइए, ताकि आपको अगर अनफॉर्चुनेटली री बायोमेट्रिक का कॉल भी आए तो आपको वापस से इंश्योरेंस बाय नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपकी बात आती है, ये आपके 5 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका पीसीसी विद अपोस्टाइल की कलर कॉपी लगाना है तो कलर कॉपी लगाइए, नहीं तो ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी। फिर आपका जो पासपोर्ट की फ्रंट बैक कॉपी है वो आपको लगाना है। चौथा आपका फोटोग्राफ्स, दो फोटोग्राफ्स 3.5 बाय 4.5 mm के। पांचवा आपका डी फॉर्म वीज़ा ऑनलाइन। छठा आपका डमी टिकट। सातवां आपका इंश्योरेंस और आठवां आपका कवर लेटर लगाना है आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं फ्रेंड्स। और अब इसके बाद जो कंपनी ने आपको जो डॉक्यूमेंट्स दी हैं वो मेन होते हैं, जैसे आपको परमिट मिलता है और कुछ मित्रों को कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। वैसे 99% तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर सभी मित्रों को मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको लगाना है। और उसके बाद आपको अगर कंपनी ने अकोमोडेशन लेटर दिया है तो वो आप ज़रूर लगाइए। अगर कंपनी आपको देती है तो आपको नहीं मिला है तो आप पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि अभी देखा गया है कि अभी मई चल रहा है। मैं फ्रेंड्स आज जो आपको मैं डेट मेंशन करूंगा, आज है 13 मई 2024, सोमवार का दिन है। तो आज भी मैंने देखा है बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को, या जैसे उनका डायरेक्ट प्रोसेस चल रहा है या एजेंट के माध्यम से भी चल रहा है, तो उनको अकोमोडेशन लेटर मिल रहा है अभी की केस में। पहले तो बहुत सारे मित्रों को अकोमोडेशन लेटर नहीं मिला था, हालांकि उनके वीज़ा भी आए हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो फुल फ्लैश में मैं आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट फास्ट टू फास्ट बताना चाहूँगा एक वापस से। तो सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगाना है। दूसरा आपके 2 फोटोग्राफ 3.5 बाय 4.5 mm के, आपके पीसीसी की अपोस्टाइल कॉपी, कलर कॉपी और आपके पासपोर्ट की कलर कॉपी फ्रंट बैक आपको लगाना है। और जो आपका 5वां डॉक्यूमेंट रहेगा डी फॉर्म वीज़ा। इसके बाद आपको वर्क परमिट लगाना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगाना है, आपका अकोमोडेशन लेटर लगाना है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस लगाइए, आपका इसके बाद डमी टिकट लगाइए, फिर इसके बाद आपका कवर लेटर लगाइए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई। और सबसे ऊपर आपका जो वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट लेटर है आपको वो सबसे ऊपर रखना है। तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसके हिसाब से आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जैसे ही आप वीएफएस सेंटर में विजिट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने अपॉइंटमेंट्स लिया है तो आपको उसमें मेंशन होता है, टाइम मेंशन होता है कि आपको 15 मिनट बिफोर आपको क्यू एक वहाँ पर लाइन लगती है, वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और आपको वो परमिशन देते हैं एंट्रेंस होने की वीएफएस सेंटर के अंदर। तो इसके बाद जैसे ही आप वीएफएस सेंटर के अंदर इंटर होते हैं फ्रेंड्स, तो आपसे कुछ वीएफएस सेंटर हमारे भारत के अंदर इतने हाईलाइटेड हैं जहां पर आपको फोर्सली कहा जाता है कि विदाउट प्रीमियम सर्विस के आपकी फाइल का सबमिशन नहीं होगा। तो उसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे है मुंबई वीएफएस सेंटर, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में है, ट्रेड सेंटर। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, यहाँ कहूँगा बदनाम वीएफएस सेंटर कहूँगा इसको, जहाँ पर सभी एप्लीकेंट्स को फोर्सली कहा जाता है कि आप अपना जो सबमिशन प्रीमियम सर्विस में नहीं करेंगे तो हम आपकी फ़ाइल का सबमिशन नहीं करेंगे। ये सच है। जब आप वीएफएस सेंटर विजिट करेंगे मुंबई में
तब आपको इस प्रकार का जो प्रैक्टिकली आपको अनुभव होगा कि हमारी बात सच है कि नहीं। हालांकि कुछ लोग चाहें तो अपना सबमिशन नॉर्मल कर सकते हैं, बाकी वहाँ पर 80 से 90% लोगों को प्रेशर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आपका प्रीमियम सर्विस ही लेना होगी तभी आपकी फ़ाइल का सबमिशन होगा। तो देखिए, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सर्विस में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे मित्रों का क्वायरीज आती है कि एम्बेसी की फ़ीस कितनी है। तो अगर आप क्रोशिया की फ़ाइल का सबमिशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो 8,500 रुपये एम्बेसी की प्रोसेसिंग फ़ीस है। आपकी फ़ाइल एप्लीकेशन को जब वो फॉरवर्ड होती है VFS सेंटर के थ्रू एम्बेसी जाती है, तो 8,500 रुपये एम्बेसी का आपकी फ़ाइल पे प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, भले डिसीजन वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो कुछ मित्रों का ये भी क्वायरीज आती है कि सर अगर हमारा नेगेटिव रिजल्ट आता है तो क्या एम्बेसी की फ़ीस रिफंडेबल है। तो इसका जवाब है नो, आपकी फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आपका जो एम्बेसी फ़ीस आपने जमा की थी 8,500, वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। आपका केस यानी आपकी फ़ाइल पे जो भी डिसीजन आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के लिए ही बोला है, पॉजिटिव में तो देखिए होता ही है। नेगेटिव केस में भी आपका प्रोसेसिंग फ़ीस का चार्ज वापस नहीं होता। ठीक है, तो आपको 8,500 सभी एप्लीकेंट को जमा करना होती। मैं अभी दिल्ली VFS सेंटर की बात करूंगा। तो जैसे ही आप दिल्ली VFS सेंटर जाएंगे या किसी भी VFS सेंटर में विजिट करते हैं तो आपको 8,500 रुपये देना ही पड़ेंगे। इसके बाद आता है जो सर्विसेज होती है, ये ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल का मतलब होता है आपको अगर लेना है तो आप बाय करिए इनको, नहीं तो आप नॉर्मल 8,500 एम्बेसी की फ़ीस का पेड करिए और उसके बाद अपने घर आ जाइए। बस इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ना तो SMS आएगा, ना ही आपके घर पर कोरियर आएगा। यानी अगर आपका वीज़ा का फ़ाइल पर डिसीजन आएगा तो आपको, जैसे आप मान लीजिए कुछ हमारे मित्र होंगे जो मुंबई में रहते होंगे, कुछ दिल्ली में रहते होंगे, कुछ कोलकाता, कुछ हैदराबाद, कुछ बेंगलोर और कुछ चेन्नई में भी रहते हैं, उनका होम टाउन वही होता है। तो वो हमारे मित्र ऐसा कर सकते हैं, चाहें तो 8,500 रुपये देकर अपनी VFS की फ़ाइल का सबमिशन कर सकते हैं किसी भी VFS सेंटर में। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको प्रीमियम सर्विस ही बाय करना होगी। बस इसमें यही है, जब आपकी फ़ाइल का डिसीजन आएगा, जब आपके मेल पर आपकी फ़ाइल का डिसीजन शो होगा या आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे, तब आपको VFS सेंटर जाना है। अगर उस केस में क्या होता है मित्रों, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक आप VFS सेंटर विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी फ़ाइल का डिसीजन नहीं बता पड़ेगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपका वीज़ा लगा भी है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और अगर आपका अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आया है तब भी आपको पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि आप VFS सेंटर विजिट नहीं करते। तो मित्रों, इस केस में क्या होगा, आपको VFS सेंटर जाना होगा, और जो VFS के सेंटर्स के जो वर्किंग डे होते हैं, मंडे टू फ्राइडे होते हैं, और कभी नेशनल हॉलीडे होता है तो उस दिन आपको आपका पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो भी हमारे मित्र होते हैं तो उन्होंने जब सबमिशन किया होगा तो उनको एक रिसिप्ट मिलती है, सबमिशन की स्लिप मिलती है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है। तो आपको साथ में वो लेकर जाना है, साथ ही साथ आपको अपना एक नेशनल ID लेके जाना होता है। जैसे आप चाहें तो आधार कार्ड ले जाइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, या आपका पैन कार्ड ले जाइए, जो भी आपका नेशनल ID हो जिसमें आपका नाम मेंशन हो, तो वो आपको 2 चीज़ें कैरी करना है। फिर आपको आपकी पासपोर्ट आपको हैंडओवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये केस तो हो गया। अगर आप केवल 8,500 रुपये रुपए की फ़ीस, जो एम्बेसी की फ़ीस पेड करते हैं VFS सेंटर जाके, तो उस केस की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं नॉर्मल केस की ओर। जैसे नॉर्मल में भी क्या होता है, आपके ऊपर आप चाहें तो जैसे नॉर्मल में सबमिशन करना चाहते हैं तो आपको मैंने फिर बताया है कि ऑप्शनल सर्विस होती है, जैसे SMS सर्विस में आपसे 500 रुपये चार्ज किया जाता है, और एक होता है कोरियर सर्विस। अब जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में कोरियर सर्विस का चार्ज है 800 रुपये। तो ये केवल दिल्ली के लिए है, क्योंकि देखिए जितने भी आप VFS सेंटर हैं भारत के अंदर 6 VFS सेंटर हैं, दिल्ली के अलावा 5 VFS सेंटर में अगर आप सबमिशन करते हैं तो वहाँ से फाइल दिल्ली ऑपरेशन सेंटर को आती है। तो जितने भी बाकी के 5 हैं दिल्ली को छोड़कर, वहाँ पर कोरियर सर्विस का चार्ज है 1,300 रुपये।
500 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए होता है कि क्योंकि वहाँ से आपकी फ़ाइल आती है दिल्ली ऑपरेशन सेंटर, फिर वहाँ से एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है, तो इसका चार्ज 1300 रुपये होता है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स 2 सर्विस तो मैंने आपको बता दी। अगर आप नॉर्मल में भी कर रहे हैं जैसे 8500, सबसे पहले मैंने उन मित्रों के लिए बताई जिनका होम टाउन और सेंटर सेम होगा, तो ये उनके ऊपर है, चाहे तो वो जब उनका डिसीजन आए तो वो वहाँ जाकर फिजिकल अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही उनको अपनी फ़ाइल पे डिसीजन मालूम पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको बताया है कि अगर रिजेक्शन आता है अनफॉर्चुनेटली कुछ मित्रों को, तो एक लेटर होता है उस पासपोर्ट यानी इनवेलप के ऊपर, तो उससे मालूम पड़ जाता है और वो आपसे पेपर साइन करवाते हैं। इसका इंडिकेशन यही है आपका रिजेक्शन आ चुका है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। और अगर आपका रिजेक्शन नहीं आया होगा तो आपसे वो एक पेपर साइन करवाएंगे। आपका जो मैंने आपको बताया है, जो आप नेशनल आईडी ले जाएंगे उसका एक प्रिंट आउट लेते हैं। अगर आपने कोरियर सर्विस नहीं ली है और अगर आपका रिजेक्शन आया है, ठीक है, उस केस में भी आपका एक जो आप नेशनल आईडी ले जाएंगे उसका एक प्रिंट आउट वो आपसे लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया था, फिर से मैं आपको एक रिमाइंडर करा रहा हूँ। जैसे हमारे बहुत सारे मित्रों को रिजेक्शन आ रहा है तो उनको अपना जो एक सबमिशन स्लिप ले जाना है, साथ ही अपना एक नेशनल आईडी ओरिजिनल कैरी करना है, साथ ही साथ उसका एक प्रिंट आउट लेकर जाइएगा फ्रेंड्स, तभी आपको आपका पासपोर्ट हैंड ओवर किया जाता है वीएफएस सेंटर में, ठीक है। तो अब जो बात आ गई हमारे टॉपिक पे फिर बढ़ते हैं। तो जैसे आपका होम टाउन अलग है तो आप कोरियर सर्विस भी लेना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं तो 8500 और 800 रुपये आपके ये हो गए। और अगर आप एसएमएस सर्विस लेते हैं तो एसएमएस सर्विस का फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, केवल आपको 3 मैसेज आएंगे जब आप सबमिशन करेंगे कि आपकी जो क्रोशा की फ़ाइल है उसका रेफरेंस नंबर ये है और ये सबमिट हो चुकी है दिल्ली वीएफएस सेंटर में, या किसी भी वीएफएस सेंटर में जा रहे हैं, पहला मैसेज आपको ये आता है। और उसके बाद आपको हो सकता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आपको शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे बाद वहाँ पर आपकी यही आएगा कि आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी थी। उसके बाद आपको फिर मैसेज आएगा कि ऑपरेशन सेंटर, अगर आपने दिल्ली में किया है तो ऑपरेशन सेंटर को फॉरवर्ड की गई है, और हो सकता है उसी दिन या अगले दिन आपकी जो फाइल है दिल्ली ऑपरेशन सेंटर से एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैसेज आपको जब आप एसएमएस सर्विस लेंगे तब आपको ये एसएमएस मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की ओर से, जिसका चार्ज 500 रुपये लिया जाता है वीएफएस सेंटर्स में। सभी वीएफएस सेंटर में इसका चार्ज 500 रुपये ही है। बाकी कोरियर चार्ज मैंने आपको बता दिया है। दिल्ली का कोरियर चार्ज अगर आप दिल्ली में सबमिशन करके आएंगे तो 800 रुपये है, और इसके अलावा जो 5 सेंटर हैं वहाँ पर 1300 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल सबमिशन। तो अगर दिल्ली में आपने नॉर्मल सबमिशन किया है तो आपका जो चार्ज लगेगा 9800 रुपये लगेगा। इसके अलावा आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, अगर आपने दिल्ली में नॉर्मल प्रोसेस में सबमिशन किया है और आपने प्रीमियम सर्विस नहीं ली है जो ऑप्शनल होती है, और एसएमएस सर्विस भी ऑप्शनल होती है, कोरियर सर्विस भी ऑप्शनल होती है। केवल ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोकल और होम टाउन जिनका सेम हो और उनका वीएफएस सेंटर भी पास में हो, नज़दीक हो, तो वो लोग लेते हैं। तो उसके भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताएं। और आपको एक डाउट रहेगा, अगर आप ऑप्शनल यानी कोरियर सर्विस नहीं लेंगे तब तक आपको आपकी फ़ाइल का डिसीजन तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप फिज़िकल अपना पासपोर्ट कलेक्शन करने नहीं जाते। हाँ, एसएमएस सर्विस लेते हैं तो उसमें आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं, और कोरियर सर्विस लेते हैं तब भी आपको फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं, और आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगी आपके ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और मेल के थ्रू। अगर आपका मेल, देखिए 90% केस में तो मेल आईडी सभी एजेंट्स के ही होते हैं, एसोसिएट्स के होते हैं या आपके फ्रेंड्स के होते हैं। 10% केस ऐसे होते हैं जिसमें आपका ईमेल आईडी आप खुद का रहता है, आपका मोबाइल नंबर खुद का होता है, तो उससे आपको जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रीमियम सर्विस की। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि प्रीमियम सर्विस को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये देखिए ऑप्शनल होता है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके लॉस क्या हैं, या नॉर्मल सर्विस आपने अगर ली है तो उसका कोई नुकसान है, तो मैं कहूँगा अगर आपने नॉर्मल सर्विस ली है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो आपको इसमें कुछ 2-3 फ़ायदे हैं, बाकी इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स नहीं है। तो सबसे पहला, अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली है तो इसका चार्ज है 4500 रुपये लिया जाता है फ्रेंड्स। सभी वीएफएस सेंटर में आप सबमिशन करेंगे फ्रेंड्स
तो आपसे 4,500 रुपये लिए जाएंगे। भले आप दिल्ली में करिए, मुंबई में करिए, बेंगलोर में करिए, चेन्नई में करिए, हैदराबाद, कोलकाता, तो सभी जगह 4,500 रुपये प्रीमियम सर्विस का चार्ज है। और आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप अपनी VFS का अपॉइंटमेंट आप खुद से भी बुक करते हैं तब भी आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं फोल्डर नंबर 4 में, क्या आपको और सर्विसेज बाय करना है। जैसे आप चाहें तो जब आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं VFS सेंटर का, तब भी आप SMS सर्विस वहीं से बाय कर सकते हैं, कोरियर सर्विस भी वहीं से बाय कर सकते हैं, प्रीमियम सर्विस भी वहीं से आप बाय कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। हालांकि अगर आप अपॉइंटमेंट के टाइम इतना टाइम लगाएंगे, अगर आपने दिल्ली का अपॉइंटमेंट लेना है तो उस केस में क्या होगा, अपॉइंटमेंट हो सकता है वो स्लॉट बुक हो जाएगा किसी अदर पर्सन के साथ, अदर पर्सन कोई बुक कर देगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा। मैं तो यही कहूँगा, आप चाहें तो अपने आपको जो ये ऑप्शनल सर्विस लेना है, SMS, कोरियर, प्रीमियम सर्विस, तो आप जब VFS सेंटर में फिजिकल जब विजिट करेंगे, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, तब आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रीमियम सर्विस की बात करता हूँ अब आपके सामने फ्रेंड्स, तो हमारे मित्रों का प्रश्न आता है प्रीमियम सर्विस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें कुछ हमारे मित्रों का सबसे पहला मैं टॉपिक लूँगा कि अगर हम प्रीमियम सर्विस लेते हैं भाई साहब, तो क्या हमारा वीज़ा जल्दी आएगा, हमारा डिसीजन जल्दी आएगा, या हमको 100% वीज़ा मिलेगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो डाउट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो ये मत सोचिए आपकी फ़ाइल पर डिसीजन 50 से 60 दिन के अंदर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस टाइम चल रहा होगा एम्बेसी के अंदर, तो वही प्रोसेस टाइम के अंदर आपकी फ़ाइल पे डिसीजन आएगा। नंबर 1 ये आपका क्लियर हो गया। और जो दूसरी बात है, आपका क्या वीज़ा 100% लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपका वीज़ा आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका वीज़ा तभी लगेगा जब आपकी कंपनी जेन्युइन होगी, यानी जेन्युइन तो होती ही है कंपनीज, ब्लैक लिस्टेड ना हो और उसने प्रॉपरली टैक्स भरा हो, तब आपका वीज़ा श्योर शॉट लगता है फ्रेंड्स। और कुछ हमारे मित्रों का ये क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो फ़ायदे आपको मैंने बताए। नुकसान की ऐसा नुकसान भी है कुछ, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है अगर आप प्रीमियम सर्विस नहीं लोगे किसी भी VFS सेंटर में, तो आपको कुछ नुकसान होगा, यानी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में कि प्रीमियम सर्विस में क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं। तो प्रीमियम सर्विस अगर आप लेते हैं फ्रेंड्स, 4,500 रुपये अगर आप पे करते हैं, तो जैसे आपके फ़ोटोग्राफ्स आपने गलत प्रिंट आउट ले गए हो बॉर्डर वाला, तो प्रिंट आउट आपका फ़ोटो सर्विसेज फ्री है वहाँ पर। अगर आप कुछ प्रिंट आउट निकालना भूल गए थे आपकी फ़ाइल का, तो प्रिंट आउट की जो सर्विसेज है वो टोटली फ्री है। तो फ्रेंड्स, प्रीमियम सर्विस में क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा। प्रीमियम सर्विस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको एक कैफेटेरिया मिलता है जिसमें आपको, जैसे आप कुछ मित्रों को जूस पीना हो, कुछ मित्रों को कॉफ़ी पीना हो, कुछ मित्रों को कुकीज़ खाना हो, केक खाना हो, पेस्ट्री खाना हो, चिप्स खाना हो, चॉकलेट्स खाना हो, तो ये जो स्टफ़ होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। आप वहाँ पर ये सुविधाएं आपको मिलती है। और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल असिस्टेंस मिलता है। एक पर्टिकुलर एक पर्सन आएगा, आपकी फ़ाइल कैरी करेगा, आपको एक जगह पर बिठा दिया जाएगा, सोफ़ों के ऊपर आपको बिठा दिया जाएगा और आपको वहीं पर वेट करना है। आपकी फ़ाइल, एक पर्सन आएगा, आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा और आपकी फ़ाइल को वो कलेक्ट करके काउंटर पे ले जाएगा, मैडम को फॉरवर्ड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और इसमें जो समय लगता है फ्रेंड्स, कुछ मित्रों का क्वेश्चन आता है कितना समय लगता है, तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इतने समय बाद आपको फिर आपसे पेमेंट करने को कहा जाएगा, आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका लास्ट में फिंगर होता है फ्रेंड्स। फिंगर के टाइम में आपको, जब आप प्रीमियम सर्विस भी लेते हैं या नॉर्मल सर्विस भी लेते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट के बाद आपको वेट करना होता है 10 से 15 मिनट। कई बार जितना रश होगा, कितना ट्रैफिक होगा, उस समय देखा जाता है। और आपको फाइनल में फिंगर के लिए फिंगर काउंटर पर जाना होता है। और फिंगर काउंटर पर आप जब बायोमेट्रिक देने जाएंगे, तो उस समय मित्रों आपको ध्यान रखना है, आपके थंब, आपकी जो फ़ोटो है आपको प्रॉपरली देना है। और आपने जो भी आपको उस समय अटेंड कर रहा हो उस बायोमेट्रिक काउंटर पे, तो उनसे आपको प्रॉपरली पूछना है हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुली आपके सिस्टम में आ चुका है कि नहीं, आप ये बताइए। इसके बाद आपको काउंटर को लेफ्ट करना है। इस प्रोसेस में जो होता है, हमारे मित्र कहते हैं 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आप प्रीमियम सर्विस भी ले लो
और नॉर्मल सर्विस भी लोगे तो आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे आपकी फ़ाइल का सबमिशन होने में। तो फ्रेंड्स ये बात तो हो गई आज की हमारे VFS सेंटर में कि क्या क्या समय लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रीमियम सर्विस लेना है कि नहीं लेना है। और अब बात आएगी, हमारे कुछ मित्रों की क्वायरीज यही आ रही है कि हमारा जब फाइल का हम सबमिशन करते हैं तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो आपको दिखता है कि अभी भी हमारी फ़ाइल मुंबई में पड़ी है। जैसे आप दिल्ली के अलावा कहीं पे भी सेंटर में सबमिशन करके आएंगे तो क्या होता है 2 दिन लगते हैं आपकी फ़ाइल आने दिल्ली आने तक, दिल्ली के ऑपरेशन सेंटर से फिर फाइल एम्बेसी जाने तक, तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और अगर आपने फ्राइडे को सबमिशन किया है तो आपकी फ़ाइल डेफिनेटली मंडे को ही क्रोशियन एम्बेसी को फॉरवर्ड होगी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर मंडे को भी कोई नेशनल हॉलीडे आ गया तो आपको ट्यूसडे को ही आपकी फ़ाइल का ऐसा मैसेज आएगा कि आपकी फ़ाइल एम्बेसी काउंसलेट को फॉरवर्ड हो गई। तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से हमारे बहुत सारे मित्रों के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि VFS सेंटर क्या है, क्या आपको डरना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है हमारे मित्रों का कि क्या VFS सेंटर में इंटरव्यू लिया जाता है, और तो मैं इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपका कुछ भी इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, प्रिंट आउट लिए जाएंगे, और जो प्रिंट आउट होते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको ओरिजिनल कुछ भी सबमिट नहीं करना है, केवल आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट होता है फ्रेंड्स, और आपके 2 फोटोग्राफ्स होते हैं वही ओरिजिनल होते हैं, बाकी की सब आपको स्कैन कॉपी लगाना है, कोई भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है फ्रेंड्स। तो ये क्वायरीज भी मेरे पास बहुत आती थी, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अब जब आप आपकी फ़ाइल का सबमिशन करके आएंगे तो आपको मिनिमम जो अभी समय चल रहा है एम्बेसी काउंसलेट में 90 से 100 दिन लग रहा है, किसी केस में 120 दिन भी लगता है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिनका रीबायोमेट्रिक होता है तो उनका प्रोसेस उतने समय के लिए आगे बढ़ जाएगा जितने समय बाद उनको रीबायोमेट्रिक का कॉल आया था। अगर किसी को 1 महीने बाद रीबायोमेट्रिक के लिए कॉल आया है तो उनका प्रोसेस 1 महीने आगे बढ़ जाएगा, किसी को 2 महीने के बाद आया तो 2 महीने आगे बढ़ जाएगा, किसी को 3 महीने बाद, किसी को 100 दिन बाद आया तो उनको उतना समय वेट आगे और करना पड़ता है। ठीक है, तो ये डाउट्स मेरे हिसाब से बहुत सारे मित्रों के क्लियर हो चुके होंगे कि VFS सेंटर में क्या हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और क्या प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए, प्रीमियम सर्विस के क्या फ़ायदे हैं या नॉर्मल सर्विस के क्या नुकसान हैं या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं होंगे फ्रेंड्स। तो मैं करता हूँ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।